कुछ समय पहले टीम प्रबंधन को ये संकेत या संदेश भिजवाया था कि आप मुझे ये बता दें, क्लैरिटी दे दें कि वर्ल्ड कप में मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, क्या सीन क्या है? उस हिसाब से मैं भी अपनी प्लानिंग करूँ। पत्ता कटेगा 11 से, 15 में वो हो सकते हैं, लेकिन 11 से उनका पत्ता कट सकता है। अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पे गिल को भी प्राथमिकता दी जा रही है। जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टीम मैनेजमेंट है, कि हम बस एडजस्ट कर रहे हैं या विराट डिजर्व कर रहे हैं इसलिए आना चाहिए? इन दोनों में से कौन सी वाइब है टीम मैनेजमेंट और सेलेक्टर्स के अंदर? अब बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा? ऊपर से बीसीसीआई मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट अभी तक, आगे का मैं नहीं बता सकता, ये आज तक की बात है भाई, कि कल को कौन ड्रॉप। बीसीसीआई मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट कप्तान, कोच और सिलेक्टर को नहीं मिला। नमस्कार, एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अभिषेक थोड़े बिजी हो गए थे, इसलिए हमें कुछ दिनों का ब्रेक लेना पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, वो वापस आ गए और धमाकेदार खबरों के साथ वापस आए हैं। पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी, आप सबको पता होगा, अभिषेक की खबर थी कि भारतीय टीम कैसी चुनी जाएगी वर्ल्ड कप के लिए। उसमें रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ और चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ये सब शामिल थे। तो उसकी सारी डिटेल्स आपको अभिषेक ही बताएंगे। विराट कोहली खेल रहे हैं, जो विराट कोहली के फैंस हैं उनके लिए अच्छी खबर है, ओपनिंग कर रहे हैं शायद। अभिषेक, क्या क्या खबरें हैं? देखो, मैं हमेशा सच बोलता हूँ, इसलिए मुझे आपको झूठ साबित करना पड़ेगा। मैं बिजी नहीं था, विक्रम बिजी थे। मैं तो हमेशा फ्री रहता हूँ, काम करता हूँ, फ्री रहता हूँ। विक्रम बहुत ज्यादा बिजी थे। मीटिंग हुई थी लास्ट वीक, जिसमें चीफ सिलेक्टर थे अजीत अगरकर और रोहित शर्मा थे, और मुंबई में मीटिंग हुई, राहुल द्रविड़ थे चीफ कोच। तो उसमें कई मुद्दे सामने आए कि क्या हमारा 15 होना चाहिए, क्या हमारे 5 एक्स्ट्रा होने चाहिए, क्योंकि अमेरिका और वेस्ट इंडीज में मैच है, जहां से अगर आप 15 ही लेके जाते हैं, अगर वहां पे कोई अचानक से चोटिल होता है तो आपको बैकअप मंगाने में बहुत टाइम लगेगा। तो क्योंकि आपके भी जो, मान लीजिए वो बैकअप आपका किसी और शहर में है, मुंबई दिल्ली में नहीं है, तो उस बैकअप को पहले मुंबई और दिल्ली में आने में टाइम लगेगा, फिर मुंबई दिल्ली से अमेरिका की फ्लाइट को लेने में या वेस्ट इंडीज जाने में तो और भी मुश्किल होती है। एक दो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है, आप बारबाडोस में हो कि गयाना में हो, तो उस चीजों में बहुत दिक्कत होती। तो बीसीसीआई ने प्लान बनाया है कि 15+5 की टीम ये भेजेंगे। 15 को जो है, 15 की टीम जो है पहले ही हमको 1 मई से पहले अनाउंस करनी है। 1 मई लास्ट डेट है, कट ऑफ डेट है आईसीसी की। उसके बाद उन 15 में उसके बाद भी चेंज हो सकता है, कुछ उसकी भी कट ऑफ डेट है। उसके बाद अगर कोई आप चेंज करते हो तो वो तभी चेंज कर सकते हो जब आईसीसी अप्रूव करे। वो उसी कीमत पे चेंज होगा कि कोई चोटिल होता है या कुछ ऐसी परेशानी होती है जिसपे आपको आईसीसी से परमिशन लेनी होती है। तो 15+5 का ये तर्क है, तो इसलिए 20 नामों पर चर्चा हुई। 20 नाम के अलावा 11 के प्रारूप पे चर्चा हुई कि भाई जाएंगे तो 20, उसमें 15 आपके मेन होंगे। उन 15 में से हमें 11 कैसे लेके चलना है, क्योंकि 4 मैच आपको फर्स्ट राउंड में खेलने हैं, 3 मैच आपको सेकंड राउंड में सुपर 8 में खेलने हैं, तो 7 तो आपके मैच ये हो ही गए कंपलसरी। उसके अलावा एक सेमीफाइनल है, एक फाइनल है अगर आप पहुंचते हो, तो कुल मिला के आपको 9 मैच खेलने हैं, जो एक बड़ा टूर्नामेंट होता है। और जो पिछले हफ्ते उसी को लेके मीटिंग हुई मुंबई में, जो जहां पे बीसीसीआई का मुख्यालय है, उसमें ये चर्चा हुई कि हमारे 15-20 लोग कौन होंगे। फिर ये चर्चा हुई कि 11 कैसे होंगे। तो 11 के प्रारूप में 2 लोगों नाम पे सबसे 3 नाम पे सबसे ज्यादा चर्चा हुई, एक हार्दिक पांड्या, एक विराट कोहली और एक ऋषभ पंत। और मेन था कि विराट को कैसे फिट करना है, क्योंकि विराट ने कुछ समय पहले टीम प्रबंधन को ये संकेत या संदेश भिजवाया था कि आप मुझे ये बता दें, क्लैरिटी दे दें कि वर्ल्ड कप में मैं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, क्या सीन क्या है, उस हिसाब से मैं भी अपनी प्लानिंग करूं। तो उस पे चर्चा होनी थी। तो जिस हिसाब से उन्होंने आईपीएल में परफॉर्मेंस किया है, और जैसे मैंने बताया था कि पहले जब जब नवंबर में मीटिंग हुई थी तो विराट कोहली फर्स्ट प्रायोरिटी में नहीं थे, लेकिन विराट कोहली एक तरीके से कह सकते हैं कि अड़ गए कि उन्हें तो आप ये मना करो, मैं खुद मना नहीं करूंगा कि मुझे नहीं खेलना है, ये आपकी कॉल होगी कि मुझे खेलना है या नहीं खेलना है।
तो टीम प्रबंधन और बीसीसीआई के जो हुक्मरान है वो इस पोजीशन में नहीं है कि विराट कोहली को ड्रॉप कर पाए। ये मैंने पहले भी आपको बताया था, खास तौर से अभी चुनावी सीजन भी चल रहा है, और तो मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई कोई विवाद में पड़ना चाहेगा। तो बीसीसीआई ने भी खास तौर से अफगानिस्तान की जब सीरीज हुई थी, अफगानिस्तान से 3 T20 की सीरीज, तो उसी समय संकेत दे दिए थे बीसीसीआई ने सिलेक्टर्स को कि भाई आप जो भी सोच रहे हो, लेकिन ये पहलू भी देख के आपको चलना है कि हम खुद विराट को ड्रॉप कैसे करेंगे या उसका कोई ठोस कारण होना चाहिए। ये पहले की बात है। उसके बाद आईपीएल में विराट ने इस तरीके का परफॉर्मेंस कर दिया है कि आप उनको सिर्फ एक तरह से मना कर सकते हो कि आप नंबर 3 पे नहीं खेलोगे। तो उसमें ये भी डिस्कशन हुआ कि विराट को नंबर 3 पे खिलाएंगे कि ओपनिंग कराएंगे। तो अगर ओपनिंग कराते हैं, एक ये तय हुआ कि भाई विराट रन बना रहे हैं तो वो पावर प्ले में अच्छे रन आ रहे हैं उनके, तो ओपनिंग स्लॉट में अगर हम कराते हैं तो रोहित और विराट ओपनिंग, इस पे भी चर्चा हुई कि अगर रोहित विराट ओपनिंग करेंगे तो रोहित विराट ओपनिंग करेंगे तो फिर यशस्वी का पत्ता कटेगा 11 से। 15 में वो हो सकते हैं, लेकिन 11 से उनका पत्ता कट सकता है। अभी तक के परफॉर्मेंस के आधार पे गिल को भी प्राथमिकता दी जा रही है यशस्वी के ऊपर, तो वो भी 15 में होंगे हो सकता है, लेकिन 11 में अगर रोहित विराट ओपनिंग करेंगे तो फिर वो 11 में नहीं हो पाएंगे यशस्वी और गिल दोनों। अगर विराट को किन्हीं मैचों में, जैसे 3 मैच आपके शुरुआत के सुपर 4 में 3 मैच आपके कमजोर टीमों से हैं, तो उसमें कैसे कॉम्बिनेशन हो सकता है, पहले 3 पे उतार के देखें, फिर ओपनिंग में उतार के देखें, तो ये सब बदलाव होते रहेंगे। अभी सिर्फ बात हुई है, तो उसमें फिर अगर विराट और रोहित के ऊपर बात हुई कि ओपनिंग करेंगे तो फिर 1 डाउन कौन उतरेगा, तो 1 डाउन सूर्य कुमार यादव उतरेगा। अगर यशस्वी खेलेंगे, मेन चीज है कि टीम रिंकू को ड्रॉप नहीं करना चाहती है 11 से। 15 में तो वो होंगे, लेकिन 11 से ड्रॉप नहीं करना चाहती है। तो रिंकू तभी खेलेंगे जब ऊपर 3 में से कोई 2 खेलेगा। अगर रोहित यशस्वी या रोहित गिल ओपनिंग करते हैं तो विराट को 3 नंबर पे आना चलेगा, सूर्य कुमार 4 पे हो जाएंगे, 5 पे आपके विकेट कीपर हो सकते हैं ऋषभ पंत, 6 पे हार्दिक पांड्या हो सकते हैं। फिर आप जो है नीचे आपके पास 7वें पे जडेजा या अक्षर हो सकते हैं। उसके बाद आपके 4 बॉलर हो जाएंगे, तो फिर रिंकू की जगह नहीं बनेगी। रिंकू की जगह बनाने के लिए फिर यशस्वी का भी अभी तक का, जब तक मीटिंग हुई थी तब तक का यशस्वी का परफॉर्मेंस आईपीएल में अच्छा नहीं था, तो एक ड्रॉप करने का उनको कारण मिल रहा है। हालांकि 11 से 15 की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन फिर टीम में ऊपर टॉप 4 में आपके पास कोई लेफ्ट हैंडर नहीं बचेगा। तो इन सब चीजों पे बहुत गुणा भाग हुआ है। और शायद 18 तारीख से अगर कर छुट्टियों पे जा रहे हैं तो वो 1 हफ्ते की छुट्टी में रहेंगे, तो 25-26 को आएंगे, तो या तो 18 से पहले ये सब डिसाइड हो जाएगा या फिर 26 से 30 के बीच में ये डिसाइड होगा। तो अभिषेक, आपने जो बात कही थी, इससे 2 तरह के मामले मुझे दिखलाई देते हैं कि एक तो जो पिछली जो मीटिंग थी कि विराट कैसे प्लेइंग 11 में आएंगे, उस पर चर्चा हो रही थी पहले, और उस पर उनकी जगह बन नहीं रही थी। एक ये बात हो गई पहली, और दूसरी कि फिर विराट ने आईपीएल में जैसा भी खेला। इन दोनों को मिला के अब तीसरी जो फाइनल खबर जो आप ला रहे हैं कि विराट टीम में आएंगे मोस्ट लाइकली, तो वाइब्स कैसे है? मतलब जो सिलेक्शन कमेटी है, जो टीम मैनेजमेंट है, कि हम बस एडजस्ट कर रहे हैं या विराट डिजर्व कर रहे हैं इसलिए आना चाहिए? इन दोनों में से कौन सी वाइब है टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के अंदर? देखिए, कोई वहां पे सामने ऐसा होता नहीं कि वो सही सही बोले। जो भी सोर्स होते हैं, कई बार मैंने सोर्स से खबर बताई, उन्होंने कहा कि कल मुझे ऑन द रिकॉर्ड कोई वर्जन लेने आएगा तो मैं तो उसको डिनाई कर दूंगा। हालांकि खबर मेरी सही हुई उस बार भी। तो कई चेहरे होते हैं क्रिकेट में, वो एक दूसरे को दिखाने का कुछ, सामने का कुछ, मीडिया का कुछ, तो इस तरीके के चेहरे होते हैं। वहां पे अगर किसी की जय जयकार करनी है तो तुरंत जय जयकार करने लगेंगे, तुरंत अगर किसी के बारे में गलत बोलना है, परफॉर्मेंस खराब जा रहा है तो गलत बोल देंगे। इसीलिए खबर जो है वो सूत्रों के द्वारा लीक कराई जाती है, सामने नहीं लीक कराई जाती है। सामने तो गुड़ी गुड़ी बोला जाता है, सूत्रों के द्वारा इसलिए बताया जाता है कि कल को जो व्यक्ति खबर बताएगा वही उसका खंडन कैमरे में कर सकता है। वो तो कहेगा मैंने तो कुछ कहा ही नहीं था कैमरे में आके, बीसीसीआई ने कभी थोड़ी ना डिनाई किया था। ये तो रिपोर्टर के ऊपर होता है कि रिपोर्टर कितनी आगे बढ़ के
जो खबर मैंने लिखी कि विराट और रोहित की ओपनिंग पे बात हुई, ये बहुत सारे 2-3 रिपोर्टरों को पता थी, मुझे पता है, लेकिन उन्होंने नहीं लिखी। उन्होंने कहा कौन मैं ट्रोलर्स के चक्कर में क्यों पड़ूंगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, ये कौन किसके लिखने का वो होता है, कौन किसने। कुल मिला के एक प्रोसेस जो चला था कि बीसीसीआई या टीम मैनेजमेंट के लोग नहीं चाहते थे कि विराट T20 टीम में जाएं आफ्टर वनडे वर्ल्ड कप, क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में उन्होंने धीमे खेले था, 100 जरूर मारे थे लेकिन धीमा खेला था। यहाँ T20 वर्ल्ड कप के पहले आईपीएल आते आते वो पोजीशंस चेंज हो रही हैं ड्यू टू विराट अड़ गए हैं कि देखो मैं तो मना नहीं कर रहा हूं, तुम बताओ कि मेरी क्या क्लैरिटी है। अब बिल्ली गले में घंटी कौन बांधेगा। ऊपर से बीसीसीआई मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट अभी तक, आगे का मैं नहीं बता सकता, ये आज तक की बात है भाई कि कल को कौन ड्रॉप। बीसीसीआई मैनेजमेंट का पूरा सपोर्ट कप्तान, कोच और सिलेक्टर को नहीं मिला। अगर बीसीसीआई बैक कर जाती तो शायद वो आगे बढ़ते भी, लेकिन बीसीसीआई का जो रुख मिला उस हिसाब से बीसीसीआई ने कहा कि एडजस्ट करो, उस टाइप का रुख। वो मतलब मुंह से कहा नहीं गया लेकिन संकेत उसी तरीके के दिए जाते हैं। तो उन संकेतों पे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं कि अब हमको उसको खिलाना ही है विराट को, तो ओपनिंग कराएं कि वन डाउन कराएं, ये इस पे डिस्कशन हो रहा है। क्योंकि ओपनिंग कराएंगे तो आपका जो मेन प्रॉब्लम है नीचे फिनिशर की, ऊपर तो आपके पास 4 प्लेयर ऐसे होते ही हैं जो आपका गेम जो है 14वें 15वें ओवर तक ले जाएं, लेकिन मेन चीज प्रॉब्लम होती है नीचे फिनिशर की। वो चाहे विराट और रोहित ओपनिंग करें या जायसवाल या रोहित ओपनिंग करें, वो 6 ओवर 8 ओवर तक गेम ले जाएंगे। उसके बाद सूर्य कुमार यादव है, हार्दिक पांड्या है, ऋषभ पंत है। मेन चीज है कि रिंकू को वो ड्रॉप नहीं करना चाहते क्योंकि वो XYZ सारे फैक्टर है उसमें। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक इससे एक सवाल और उठता है कि जो टीम चुनी जा रही है, एक टीम की जरूरत होती है, टीम की, और एक मॉडर्न T20 की जरूरत है जिस पे हम लोग बात कर रहे हैं। और इंडिया 2007 के बाद कभी T20 वर्ल्ड कप में जीत नहीं पाया। 8 बार T20 वर्ल्ड कप हुए, 4 बार हम जो है सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि हमने अभी से खराब खेलना शुरू किया, लंबे समय से लगभग T20 वर्ल्ड कप में हम खराब खेलते हैं, लीग मैच बायलैटरल में तो बहुत जीतते हैं। तो जब टीम इस तरह से चुनी जाएगी, मतलब आप इसमें जाहिर है पॉलिटिकली करेक्ट टीम चुनी जाने की कोशिश हो रही है, तो पॉलिटिकली करेक्ट टीम से हम कैसे, पहले भी फिर इसका मतलब ऐसा होता होगा बहुत लंबे समय से, चाहे धोनी के जमाने से भी होगी, पॉलिटिकली करेक्ट टीम हम भेजते हैं T20 वर्ल्ड कप में, जो कई बार जरूरतों के हिसाब से नहीं होती है। फिर बीसीसीआई सब जानते बूझते भी अगर ऐसी टीम चुनता है तो फिर उस टीम से हम फिर उम्मीद ही क्यों रखें कि ये चैंपियन क्यों नहीं बनी या चैंपियन क्यों नहीं बन रही है। देखिए, वनडे वर्ल्ड कप की बात करें तो टीम वही थी जो कप्तान कोच को चाहिए थी। T20 वर्ल्ड कप की टीम, अब कप्तान और कोच की सोच बदल गई है या नहीं बदली मुझे नहीं पता है, लेकिन अगर कुछ सिलेक्शन होंगे आगे वो भी पता चल जाएगा कि वो मजबूरी के सिलेक्शन है या जरूरी के सिलेक्शन है, या पहले रोहित वर्सेस हार्दिक नहीं था अब रोहित वर्सेस हार्दिक है, कोई माने या ना माने। पहले ईशान किशन वर्सेस रोहित नहीं था, अब रोहित और राहुल द्रविड़ की पहली पसंद ईशान किशन नहीं है। हो सकता वो आ जाए लेकिन पहली पसंद नहीं है। तो जब आपके कई जगह मोर्चे खुले होते हैं तो आप कुछ मोर्चों में आप जो है समझौता भी करते हो, तो ये भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारे डूज एंड डोंट है। जिस समय नवंबर में ये सब चीजें हुई थी तब ईशान वाला मामला नहीं था, तब हार्दिक वाला मामला नहीं था। उसके बाद बहुत गंगा में बहुत पानी बह चुका है। लेकिन ऐसे भी देखना चाहिए अभिषेक, ये जो जैसे ईशान पहली पसंद नहीं है मैनेजमेंट की, तो जाहिर है इसके पीछे क्या जो रीजन है ये भी क्रिकेटिंग तो नहीं है। मतलब ईशान ने ब्रेक लिया, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी हुई, उस वजह से थोड़ी खटपट हुई, तो वो एक वजह है, लेकिन वो वजह क्रिकेटिंग नहीं है, ईशान की एबिलिटीज नहीं है वो वजह। तो इधर से भी तो हम देख रहे हैं कि पसंद नापसंद भी इनका भी तो पॉलिटिकली करेक्ट मतलब इस तरह का हो जा रहा है जो क्रिकेट से अदर इन्फ्लुएंस रखता है। देखिए, सिलेक्शन होना और नहीं होना ये तो क्रिकेटिंग रीजन से होता है। पसंद और नापसंद कभी भी क्रिकेटिंग रीजन से नहीं होती है। पसंद और नापसंद में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है
जो क्रिकेट से इतर होता है, लेकिन उस प्लेयर को ड्रॉप किया जाता है क्रिकेट का बहाना बनाकर। ईशान किशन के साथ यही हो रहा है। जिन केएल राहुल के कारण ईशान किशन को मौके कम मिले, उसके बाद फिर इस तरीके की सिचुएशन बनाई गई और मेरी बहुत बड़े व्यक्ति से बात हुई, उसके पास तक जो रिपोर्ट पहुंचाई गई है वो मेरी समझ में तो उल्टी रिपोर्ट है। लेकिन जब बड़े लोग, मान लीजिए अगर कर रोहित और विराट या कहते हैं राहुल द्रविड़ या और सिलेक्टर या और सहायक कोच, अगर उनकी कोई रिपोर्ट जा रही है और वो कागजों में जा रही है, तो उसको तो बीसीसीआई वाले मानेंगे ही ना, और एक्शन उसी के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आपने उनको सिलेक्टर बना रखा है, आपने उन्हें कोच बना रखा है, तो वो तो एक्शन उसी हिसाब से लिया जाएगा ना। लेकिन इसमें ये तो है नहीं कि ये कोर्ट है कि ईशान की कोई सुनवाई हुई हो, ईशान से कोई बात की गई हो, ईशान का पक्ष जानने की कोशिश की गई हो। मुझे नहीं लगता कि उनको जब तक उनका उनका जो वो एनुअल जो उनका काटा गया एग्रीमेंट, उनको अगर उसमें ग्रेड में नहीं लिया गया, तो उससे पहले ईशान से कोई बात नहीं की गई थी। बीसीसीआई के किसी ओहदेदार ने बात नहीं करी थी। बाद में भले बात की हो, लेकिन उससे पहले बात नहीं की गई। लेकिन रिपोर्ट इस तरीके की बनाई गई कि जो नीचे टीम प्रबंधन ने सिलेक्टर से कहा, सिलेक्टर या सिलेक्टर को किसी और ने कहा, एनसीए से कुछ कहा गया, यहाँ से वहां किया गया, उस रिपोर्ट को इस तरीके कंबाइन किया गया कि ईशान किशन विलेन साबित हुए। तो ईशान किशन देखिए आईपीएल में जितना अब तक खेल हुआ है, तो हमको जितना एज ए फैन समझ में आता है, बहुत अच्छा सिलेक्शन के दावेदार होने चाहिए, जिस तरह का उन्होंने टॉप ऑफ द ऑर्डर परफॉर्मेंस दिया है। तो सिलेक्शन मीटिंग में विकेट कीपर की बात करें, पंड्या पे आएंगे आगे, विकेट कीपर में अभी कौन रेस में आगे लग रहे हैं? ये मान के चलें कि 2 विकेट कीपर सेलेक्ट होंगे, या होंगे भी कि नहीं, 2 होंगे या 1 होंगे? नहीं, 2 विकेट कीपर तो जाएंगे ही जाएंगे, क्योंकि आप एक ऋषभ पंत आगे हैं, एक संजू सैमसन आगे हैं, केएल राहुल और ईशान किशन के ऊपर और जितेश शर्मा के नाम पे भी चर्चा हो रही है। लेकिन मुझे लगता है अभी तक के परफॉर्मेंस और उनको देख के जो बीसीसीआई की जो लोग बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से फर्स्ट विकेट कीपर और जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, और गुजरात के खिलाफ मैच में ऋषभ पंत ने विकेट कीपिंग भी की, तो उसको देख के लग रहा है कि ऋषभ पंत जो है पहली प्रायोरिटी होने वाले हैं। सेकंड प्रायोरिटी संजू सैमसन होंगे, क्योंकि उनके पीछे भी एक बड़ा बैकअप है, वो भी ठीक खेल रहे हैं, अच्छी कप्तानी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वो आईपीएल के परफॉर्मेंस का जो मैंने बहुत पहले भी कहा था कि कुछ जगह पे आईपीएल के परफॉर्मेंस देखे जाएंगे, तो वो एक ही सेक्शन है जिसमें आईपीएल का परफॉर्मेंस जरूर देखा जाएगा। तो मतलब विकेट कीपर भी अभी के हिसाब से कौन रेस में आगे आपने बतला ही दिया। अब हार्दिक पांड्या पे आते हैं। ओपनर पे फिर से लौटेंगे, मुझे याद दिलाइएगा, ओपनर पे कुछ सवाल मुझे भी आपसे और करने हैं। पहले हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं। हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा केमिस्ट्री कैसी दिखी सामने, सब पता है शुरुआत में क्या हुआ आईपीएल के। हार्दिक पांड्या के लिए ग्राउंड पे उतरना मुश्किल हो रहा था, हालांकि अब चीजें लग रहा है कि ठीक है, सही जा रही हैं। एक तो इस बारे में बताइएगा कि वो इक्वेशन, वो केमिस्ट्री फैन की नजर में और उन दोनों खिलाड़ियों की नजर में कहाँ पहुंची है, और क्या है वर्ल्ड कप में हार्दिक पांड्या सिलेक्शन से जुड़ा हुआ मामला? देखिए, हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या का सिलेक्शन रुकेगा। सिर्फ इस तरीके की चर्चा की गई है कि हार्दिक पांड्या को अगर खेलना है तो उनको बचे हुए मैचों में कंटिन्यूएशन में बॉलिंग करनी पड़ेगी मुंबई इंडियंस के लिए, क्योंकि हार्दिक पांड्या टीम के कप्तान नहीं है। हार्दिक पांड्या को टीम इंडिया में अगर जगह बनानी है तो वो एज ए ऑलराउंडर जा सकते हैं, एज ए बैट्समैन नहीं जाते हैं। ये सिंपल वहां पे चर्चा हुई है। कुल मिला के हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की सिचुएशन ऐसी है कि इस पर चर्चा ना होती तो शायद अब अचरज की बात होती। इस पे चर्चा हुई है। हार्दिक पांड्या ने रोहित शर्मा को मुंबई इंडियंस की कप्तानी से बेदखल किया है, तो उसको पचाना रोहित शर्मा के लिए इतना आसान नहीं होगा। अगर हार्दिक पांड्या का परफॉर्मेंस अभी तक आईपीएल में उतना अच्छा होता तो शायद उन पर सवाल नहीं खड़े किए जाते। तो एक ये सवाल खड़े करने की प्रक्रिया है, वो आगे कहां तक जाती है देखना होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि वो राजकोट में जब भारत और इंग्लैंड के बीच में टेस्ट मैच से पहले जिस जगह पे जय शाह ने रोहित शर्मा को कप्तान घोषित किया था, एक उसी जगह पे उन्होंने हार्दिक पांड्या को भी उप कप्तान बताया था। उन्होंने बाकी किसी 20 में से 18 प्लेयर के नाम नहीं लिए थे, उन्होंने सिर्फ 2 प्लेयर के नाम लिए थे। रोहित शर्मा को कप्तान, रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय टीम वर्ल्ड कप जीते, ये उनकी ख्वाहिश थी। और प्रेस के सवाल के किसी एक पत्रकार के सवाल पे उन्होंने
हार्दिक पांड्या को उप कप्तान की बात कही थी। तो ये बातें उन्होंने कही थी। मुझे नहीं लगता कि अगर उन्होंने रिकॉर्ड पे ये बात कही है, तो उन्हें ये भी पता था कि हो सकता है आईपीएल में परफॉर्मेंस गड़बड़ हो सकता है चीजें अलग हों। तो अगर ये सब कहा है तो मुझे नहीं लगता कि वो इससे पीछे हटने का कोई अभी तक की कोई संभावना बन रही है। आगे और खराब परफॉर्मेंस होता, चोट लगती है, वो अलग बात है। लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि हार्दिक पांड्या ड्रॉप होने वाले। लेकिन वही बात है ना अभिषेक कि मतलब कुछ हम पैमाने देखें हार्दिक पांड्या से जुड़े हुए कि वो बैटर हैं, वो बॉलर हैं, उनसे फिटनेस की बात है, वो कप्तान है, वो स्टार हैं। इन सभी पैमानों पे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, 1-2 पे नहीं, हर पे। अब बुरी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं, मतलब बैटिंग उनकी जिस तरह से अभी हो रही है, बॉलिंग जिस तरह से हो रही है, अगर ये कंटिन्यू रहता है, तो भी इंडिया 100% सिलेक्शन के दावेदार होंगे। देखिए, इंडिया स्टार की उससे चलता है। इंडिया में सिलेक्शन हर जगह सिलेक्शन, मतलब कई जगह सिलेक्शन में आपके परफॉर्मेंस भी देखा जाता है, लेकिन कई जगह सिलेक्शन में स्टार देखा जाता है। अब राहुल गांधी भी बहुत साल से परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो अपनी उन्होंने कप्तानी से इस्तीफा भी दिया, लेकिन अभी भी वो कप्तानी, वही कमान उन्हीं के हाथ में है। सबको पता है कि वो इस बार भी परफॉर्मेंस शायद अच्छा ना कर पाए, लेकिन उनको दी गई क्योंकि स्टार वही है। तो वो उसी तरीके का टीम इंडिया का सिलेक्शन का प्रोसेस है कि आपको स्टार को तो आप दो नहीं सकते। आप आरसीबी है, आरसीबी की जितनी आलोचना इस बार हो रही है, मुझे नहीं लगता कि 16 बार हारने पे आलोचना हुई। राहुल एक गांधी वाला पर्सपेक्टिव, एग्जाम्पल अब ज़्यादा फिट बैठेगा। हाँ, और एक पर्सपेक्टिव क्रिएट हुआ है। उसमें हम लोगों का भी बहुत बड़ा हाथ है कि हम लोगों ने उन चीजों को सामने लाए नहीं। ये लोग चिल्लाते रहते थे, है ना? लेकिन अब लोग बोलने लगे हैं आरसीबी के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनके सिलेक्शन के बारे में। तो वही हाल है इन लोगों का कि अब आरसीबी 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 अनबॉक्स करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। क्रिकेट के अलावा उनसे सब कुछ करा लो, वो 15-20 अपने ढंग से नहीं चुन पाते हैं। ऊपर के 4 चुन लेते हैं, उसके बाद नीचे 7-8 कौन खेलेंगे ये किसी को पता नहीं है। किसी में दिनेश कार्तिक चलेंगे, किसी में अनुज रावत चलेंगे, मैक्सवेल तो बेचारा, मतलब ये भी एक मात्र वाकया है कि 5-7 मैच खेल के जो है मैक्सवेल को मानसिक और शारीरिक थकान इतनी हो गई, इतना वो अंडर प्रेशर चले गए कि वो टीम छोड़ के भाग गए हैं। ये भी मतलब ये नॉर्मल केस नहीं है। उनको लगा कि यहाँ पे 2-4 मैच और फेल हुए तो ऑस्ट्रेलिया टीम से बाहर ना हो जाए, वर्ल्ड कप भी ना खेल पाए। वो इस प्रेशर में भाग के गए। ये हालत है उस टीम के। आरसीबी की क्या ही बात कर रहे हैं अभिषेक, आरसीबी पे तो पूरा एक एपिसोड करना बनता है। कल ही मैं एक मनोज बदाले का, राजस्थान रॉयल्स के जो ऑनर है, उनका इंटरव्यू सुन रहा था, तो उनसे बिजनेस से रिलेटेड था, स्पोर्ट्स बिजनेस से। उनसे पूछा गया कि जो फ्रेंचाइजीज पैसा कमाती हैं तो उसके लिए जरूरी क्या है, स्टार या टीम? तो बोली कि आईपीएल में दोनों मॉडल पे टीमें काम करती हैं। उनकी टीम सोचती है कि टीम अच्छी रहेगी तो बाकी सब चीज ठीक रहेगा। खैर, आरसीबी की सोच तो हम लोग जानते ही हैं। अभी आपने आरसीबी का जिक्र किया तो एक और नाम याद आ गया, मुझे लगा विकेट कीपिंग वाला सेक्शन कंप्लीट कर लिया हमने, लेकिन दिनेश कार्तिक की चर्चा हुई नहीं। और दिनेश कार्तिक जिस तरह से खेले हैं इस आईपीएल में, आरसीबी के वो इकलौते इनफॉर्म प्लेयर नजर आ रहे हैं, बैटिंग बॉलिंग मिला करके। जितना वो टीम खराब खेल रही, जितना वो प्रेशर उस टीम पे, उसमें दिनेश कार्तिक का परफॉर्मेंस बहुत स्टैंड आउट कर रहा है। तो क्यों क्या किंग का दिनेश कार्तिक, परफॉर्मेंस, किंग का किंग पे बात कर लेते हैं, दिनेश कार्तिक, क्या उन विकेट कीपिंग में उनके नाम पे भी चर्चा हुई? ना ना ना, दिनेश कार्तिक का अगर सिलेक्शन हुआ तो ये दिनेश कार्तिक 37 के 35-37 के जो भी उम्र है उनकी, और उन्होंने कह दिया कि मेरा आखिरी आईपीएल है, तो उनका सिलेक्शन करके आप किस रास्ते पे जाना चाहोगे? आप बैकवर्ड जाना चाहोगे? आप कितना पीछे जा सकते हो? और एक ये होता कि उनके अलावा आपके पास कोई विकल्प ही ना होता, विकल्पहीनता होती, तो आप उनको रख सकते हो। जब आपके लिए संजू सैमसन अच्छा कर रहे हैं, ऋषभ पंत अच्छा कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको दिनेश कार्तिक की तरफ जाना पड़ेगा, जिनका ऑलरेडी वर्ल्ड कप में रिकॉर्ड खराब रहा है। इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने, मतलब उनका जो है ये है कि कभी अच्छा कभी खराब, कभी अच्छा कभी खराब, मतलब उनमें वो कंसिस्टेंसी नहीं रही। तो मुझे नहीं लगता कि उस तरफ फिलहाल अब वो फिर वो 2-4 शतक मार दें तो बात अलग की है, कि वो ऐसे ही कुछ कर डालें, ऑरेंज ऑरेंज कैप ले लें, किंग को हटा उठो दें तो बात अलग की है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि
और मतलब दिनेश कार्तिक पे नहीं जाना चाहिए। फिर फ्यूचर वाले लड़के क्या सोचेंगे, जिनको फ्यूचर जिनसे आपको फ्यूचर देखना है, वो क्या सोचेंगे ये भी देखना मुझे है। क्योंकि दिनेश कार्तिक ने जितना खेलना था क्रिकेट खेल लिया। इसके बाद अगर मान लो आप उनको आईपीएल में T20 वर्ल्ड कप में रख भी लेते हो तो आपका फ्यूचर नहीं है और आपके पास विकल्पहीनता नहीं है। कम से कम ऋषभ पंत के आने के बाद संजू सैमसन जिस तरीके खेल रहे हैं, ईशान किशन है आपके पास, तो विकल्पहीनता तो मुझे नहीं लगता है। विकल्पहीनता की दृष्टि से तो लिया जा सकता था, लेकिन विकल्पहीनता नहीं है अभी। अब आते हैं किंग पे। आपने किंग की भी बात करी तो विराट कोहली की बैटिंग रन के लिहाज से तो अच्छी जा रही है, ऑरेंज कैप उनके पास ऑलरेडी है, लेकिन उनके वही है कि कई बार स्ट्राइक रेट पे सवाल उठे, 2 बार वो नॉट आउट रहे चेज में, मतलब 2 बार वो नॉट आउट रहे अपने पहले बैटिंग करते हुए आरसीबी की ओर से, और पूरे 20 ओवर बैटिंग की, लेकिन उन दोनों मैच में आरसीबी की टीम हारी। हालांकि आप लोग कह सकते हैं कि आरसीबी बाकी मैचों में भी हारी, तो उसमें था कि विराट कोहली और तेज खेल सकते थे और उनका ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस हो सकता था। इसी तरह से रोहित शर्मा की बात करें तो रोहित शर्मा जिस तरह से उन्होंने ओडीआई वर्ल्ड कप में बैटिंग की, उसी को वो एक्सटेंड करते हुए इस आईपीएल में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि उनकी भी लास्ट में एक सेंचुरी आई जिसमें उनकी टीम नहीं जीती, तो इसमें ये बहाना बहुत नहीं बनाना चाहिए कि बाकी ने नहीं सपोर्ट किया। आप एक बड़े प्लेयर है, पूरे 20 ओवर खेलते हैं, टीम को जीतना चाहिए। लेकिन रोहित के साथ भी कई बार ना उनसे भी तेज खेलने वाले ओपनर की जरूरत महसूस होती है, जैसे कि अभी ईशान किशन मुंबई के लिए कर रहे हैं। मतलब रोहित तेज खेल रहे हैं लेकिन ईशान किशन ऑल आउट जाते हैं। पहले यशस्वी जायसवाल थे तो यशस्वी जायसवाल ऑल आउट जाते थे। तो ऐसे में रोहित और विराट की जोड़ी, मतलब ये ऑल आउट ओपनिंग अटैक नहीं लग रहा है। मतलब जो आज के ओपनर, मतलब सुनील नारायण जैसे तोड़ते हैं, या अभिषेक शर्मा जिस तरह से तोड़ते हैं, या ट्रेविस हेड जिस तरह से तोड़ते हैं, इसको आजकल ओपनिंग माना जाता है, या जोस बटलर जिस तरह से तोड़ते हैं, तो उस तरह की ओपनिंग तो हमारी नहीं बन पाएगी। वो ऑल आउट ओपनिंग अटैक हो सकता है कि टीम ही ऑल आउट हो जाए। मैंने कहा ना कि आप सिलेक्शन का प्रोसेस कैसे कर रहे हो, मुद्दा यही है कि आप यशस्वी जायसवाल को रखोगे जो 9 गेंद पे 20 रन बना रहा है, या आप ऐसे व्यक्ति को रखोगे जो 60 या 67 गेंद में 100 बना रहा है। ये आपके ऊपर है, खुला किताब है। आप ऑरेंज कैप पे जाओगे या आप इस पे जाओगे कि ऑरेंज कैप की परफॉर्मेंस के बावजूद उसकी टीम क्या कर रही है ना। आरसीबी कोई डेक्कन चार्जर नहीं है, आरसीबी कोई दिल्ली कैपिटल नहीं है। आरसीबी एक स्वस्थ अच्छे फाइनेंसर वाली बड़ी टीम है जिसके पास सारे अरेंजमेंट हैं। उसके पास आरआर की तरीके कम सहूलियतें नहीं है, उसके पास सारी सहूलियतें सब कुछ है। उसके बावजूद अगर टीम परफॉर्मेंस कर रही है तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और एक ओपनर कभी भी धीमा खेलता है उसका असर पूरी टीम में पड़ता है, क्योंकि दूसरे ओपनर को फिर उसको स्कोर को पैरेलल लाने के लिए तेज होना पड़ता है। उस तेजी के कारण अब वो पुराना गेम नहीं रहा है कि एक टिक के खेले दूसरा वो। कम से कम T20 में तो दोनों को मारना पड़ता है। बिल्कुल। हालांकि जो पिछले मैच में आरसीबी में विराट ने और फाफ ने जिस तरीके से रन बनाए हैं वो अच्छा था, लेकिन क्या विराट वन डाउन वैसे खेल पाएंगे? क्या 6 ओवर के बाद भी विराट, वहां पे भी 7वें ओवर की पहली गेंद में विराट आउट हो गए थे। 7वें ओवर में जैसे आया पावर प्ले खत्म हुआ वैसे वो आउट हो गए थे। तो मेन चीज है कि टीम प्रबंधन अभी इसी बात से है कि विराट को रखना है तो कहाँ रखना है, ओपनिंग में रखना है कि वन डाउन रखना है। ओपनिंग में रखेंगे तो यशस्वी को हटाना है, क्या यशस्वी के बिना हम चल पाएंगे? वन डाउन रखेंगे तो रिंकू को हटाना है। तो ये बहुत बड़ी ऊहापोह है, लेकिन आप इसको क्या कर सकते हैं? आप टीम के बारे में सोचो या किसी पर्टिकुलर प्लेयर के बारे में सोचो। हम लोग तो सिर्फ बात कर सकते हैं जिनको रखना है, जिनको खुद को रखवाना है। ये उनके ऊपर निर्भर करेगा कि वो चाहते क्या है। और निश्चित तौर पे कि अच्छा परफॉर्मेंस होगा तो हम लोग आलोचना के केंद्र में आएंगे, और अगर उनका परफॉर्मेंस होगा तो हम लोग आलोचना करेंगे। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। न्यूजीलैंड कोई टूर्नामेंट क्यों नहीं जीतती है? WTC फाइनल को छोड़ दो, वो केन विलियमसन से ऊपर उठना ही नहीं चाहती है। केन विलियमसन बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, बहुत हम्बल हैं, बहुत बम्बल हैं।
अरे उससे क्या, केन विलियमसन का गेम अब T20 और वनडे का भी नहीं रहा, टेस्ट खेलने दो आप। वो भी सालों से केन विलियमसन से ऊपर उठ ही नहीं, वो उनकी टीम में एग्रेशन है ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है। हम लोग जब तक, उनकी अलग समस्याएं होंगी, वो स्टार के अलावा कुछ दूसरी समस्याएं होंगी, हम लोग दूसरी समस्याओं में घिसे। जहां आप इन घिरे रहोगे वहां ऐसे ही होगा। आप देखिए ना, इंग्लैंड की टीम जो है, मलान अलान इनको भी किनारे लगाने की कोशिश में लगी हुई है। बिल्कुल। तो उन्होंने T20 टीम अलग बनाना शुरू कर दिया है। तो आपको उस प्रोसेस में जाना पड़ेगा। क्लासन जिस तरीके यहाँ मार रहे हैं उस तरीके वो वहां मारेंगे, माकरम जिस तरीके मारेंगे, तो ये चीजें वहां देखने वाली होंगी ना। हालांकि उनके पास भी टटेंडर टाइबू है, तो हर हर टीम में एक टटेंडर टाइबू है। टेम्बा बाउमा, टेम्बा बाउमा। अरे बड़े बड़ा पहले क्यूट प्लेयर है यार। पहले जिम्बाब्वे में एक थे ना टटेंडर टाइबू। हाँ हाँ हाँ, टाइबू तो और बड़ा अच्छा टटेंडर प्लेयर, मतलब टाइबू की जो बैटिंग थी जिम्बाब्वे की ओर से, वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग जिम्बाब्वे के थी। हिसाब से वो अच्छे थे, लेकिन टाइबू और बाउमा लगभग एक ही नाप के थे वो। यार साउथ अफ्रीका गया था, मैंने पता किया था वहाँ की सिलेक्शन पॉलिसी के बारे में। हम्म। मतलब मालूम है वहाँ के जो स्कूल क्रिकेट है वहाँ पे, वहाँ की आरक्षण स्कूल है ना क्रिकेट उधर। में, हाँ वहाँ की स्कूल क्रिकेट में टॉप 6 में 2 ब्लैक खेलने ही चाहिए, मतलब यहाँ हाँ। तक डिफाइंड है। तो वहां पे तो ये चीज होगी, हमें कोई इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं है बाउमा, लॉर्ड बाउमा से, लेकिन कई बार लगता है कि साउथ अफ्रीका के सिलेक्शन कुछ पॉइंट पे तो कहीं ना कहीं नहीं तो ऐसा बाउमा होता है इसी कि वो वजह से खेल रहे हैं, बाउमा इसी हाँ वजह से खेल रहे हैं। और आपने देखा होगा पिछले कई सालों में कई कई गोरे साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी जो हैं, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन सब जगहों का रुख कर लिया। वो यही कारण है कि मोरकेल जैसे चले गए। तो ये वो इसी पॉलिसी के कारण है, ये था। खैर साउथ अफ्रीका में तो और भी भाई है, लेकिन अभिषेक भाई ये बताइए, ओपनिंग हमारा पॉलिटिकल सिलेक्शन, ऑलराउंडर हमारा पॉलिटिकल सिलेक्शन, बैटिंग में तो टीम का बंटाधार, विकेट कीपर भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल सिलेक्शन हो जाएगा लास्ट में जाते जाते। ये 3 मामले हो गए, तो बैटिंग तो दिख ही रही है जैसी है वैसी है। बॉलिंग में क्या सीन है, बॉलिंग में कौन कौन आ रहा है? एक बुमराह और कुलदीप को छोड़ के अभी तो सबकी नैया टमाटोल ही नजर आ रही है। बहुत, हाँ अभी कुछ कुछ बुमराह है, कुलदीप भी अच्छे हैं। कुलदीप यादव हैं, अक्षर हैं, रवींद्र जडेजा हैं। चहल के नाम पर भी चर्चा हुई 20 में, मतलब हम्म। 20 की बात करें, चहल के नाम पर चर्चा हुई। मयंक यादव पे चर्चा हुई थी, लेकिन मयंक यादव चोटिल हो गए तो थोड़ा सा सिलेक्टर जो है डाउन हो गए कि उसमें प्रतिभा तो बहुत है, लेकिन ऐसे अगर दो दो मैच के बाद चोट हो जाएगा तो पूरा कॉम्बिनेशन हिल जाएगा। अभी वो शायद वापसी कर रहे हैं, तो देखते हैं 1-2 मैच और अगर वो खेलते हैं लखनऊ से, फिर वो फिट रहते हैं तो वो देखा जाएगा। तो इन सब चीजों पे चर्चा हुई है, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। तो आप कर सकते हो उम्मीदें, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है कि जिस तरीके का सिलेक्शन है, जिस तरीके की चीजें अंदर चल रही हैं उसमें, क्योंकि हर आदमी अपना एक एक पौआ अगर घुसेड़ने लगेगा, अगर हम कोई टीम बना रहे हैं तो उसमें 3 लोग प्रमुख हैं, आप हैं, हम हैं, और आशुतोष झा है अपने दोस्त। तो हम्म। आशुतोष झा कहेंगे एक हमारा जरा रख लो, तो आप कहोगे एक थोड़ा हमारा भी तो ध्यान रखो। एक राजेश मैं रोशन को नहीं रखोगे? हम कहेंगे एक हमारा विकेट कीपर रख लो। तो जैसे तीन तीन तो हम तीन अगर हम, और नीरज भाई कहेंगे हम बहुत ही सविनय विनय निवेदन कर रहे हाँ, हैं कि एक खिलाड़ी है हमारे एक मधेपुरा आरएसएस का गांव आदमी रख उसको, लो। आरएसएस हाँ, का आदमी उसको रखो। तो 3 से 4 आदमी जब पौवे के हो जाएंगे, या पौवे गिना गए अगर टैलेंटेड हैं भी, लेकिन वो कॉम्बिनेशन को बिगाड़ रहे हैं या उनकी चीजें ठीक नहीं है, तो फिर यही होगा। क्या क्या कर सकते हैं हम तो लोग? तो मतलब बस बता ही सकते हैं कि भाई साहब आप गलत कर रहे हो। तो मतलब लब्बो लुआब ये है कि जितने भी फैन हैं वो सबके स्टार टीम में आने वाले हैं। अब हाँ भले हाँ। ही उसका वो खुशी मना सकते हैं, क्योंकि उनका मकसद भी उतना ही होता है कि उनके स्टार आए, उनके स्टार खेलें। खराब भी खेलते हैं तो भी उनके लिए खड़े होते हैं, अच्छा भी खेलते हैं, उनको तो ट्रॉफी से वैसे भी मतलब है नहीं, तो हम लोग ट्रॉफी हम्म। की इतनी चिंता करें भी नहीं।
खैर अभिषेक, आप बहुत सारी जानकारी लेकर के आए, फैंस को बताया, आगे कोई डेवलपमेंट होगी तो फिर आके बताइए और थोड़ा टाइम निकालिए रेगुलर चैनल के लिए। फिर झूठ बोल रहे हो तुम। चलिए कोई बात नहीं, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को इसको लाइक काटना कीजिए। मत, इसको नहीं, काटना मत। बिल्कुल नहीं, सब्सक्राइब।